भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में भारत में अलग अलग साम्राज्य थे जो देश के बहुत बड़े भाग पर राज करते थे। जैसे कौरव पांडवों के समय में हस्तिनापुर, मगध साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। इसी तरह दक्षिण भारत में था विजयनगर साम्राज्य। यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय। उनके शासनकाल में इस साम्राज्य में बहुत उन्नति हुई थी। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। आशा है मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर अर्थात विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम था विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसका सबसे बड़ा विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक था। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ और इसे खूब लूटा गया। बाद में यह उजड़ गया। 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के लोगों की स्मृतियों में यह हम्पी नाम से आज भी जीवित रहा। इस नाम का प्रचलन यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। हम्पी के नाम से यह जीवित था। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के प्रयत्नों से प्रकाश में आए थे। उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। आरंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की जो स्मृतियां थी, ये उन पर आधारित था। माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। विजयनगर शासकों ने अपनी उत्तर सीमाओं पर दक्षिण के सुल्तानों तथा उड़ीसा के गजपति शासकों से संघर्ष किया था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान युद्ध कला कुशल असव सेना पर आधारित होती थी। इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से उत्तम घोड़ों का आयात बहुत मात्रा में होता था। आरंभ में इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। स्थानीय व्यापारी, जिन्हें कुदीरई, चेट्टी अथवा घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था, वे भी इस व्यापार में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से पुर्तगाली व्यापारी उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। वे बंदूकों का बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे। इस तकनीक ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता करती है। विजयनगर अपने मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों से के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। यहाँ की धनी जनता महंगी विदेशी वस्तुओं को काफी पसंद करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों को। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व का राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान था। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश कहलाता है। इस वंश ने 1485 ईस्वी तक शासन किया था। उसने उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे। वे 1503 तक सत्ता में रहे। इनके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। 1512 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है, उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने उड़ीसा के शासकों का दमन किया। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बहुत बुरी तरह पराजित किया।
कृष्णदेवराय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगरपुरम नामक एक उपनगर बसाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा, अतः 1542 तक केंद्र पर अराविंदु वंश ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर इसी वंश का नियंत्रण बना रहा। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, उसके युद्ध में उतरी। यहाँ उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने बहुत ही बुरी तरह हराया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे बुरी तरह लूटा और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। कुछ ही वर्षों में यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया था। वास्तव में रामराय ने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया था, परंतु वह इसके विपरीत अपनी ही चाल में फंस गया। सुल्तान एक हो गए और उन्होंने रामराय को एक निर्णायक युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के विनाश के लिए मुख्य रूप से सेनापति रामराय ही उत्तरदायी था। साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख शामिल थे। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ये प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, परंतु वे प्राय विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही दबाया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक नई खोज थी। इस प्रणाली के कई तत्व संभवतः दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। उन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और शेष भाग राजकोष में जमा करवा देते थे। उनके दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। अंग्रेजों ने दक्षिणी प्रायद्वीप को अमरनायकों की सहायता से ही दक्षिण पर नियंत्रण किया था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार वे राजा से भेंट करते थे। वे अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में उपहारों के साथ साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक लक्षणों तथा स्थापत्य शैली से सुसज्जित शहर था। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक लक्षण यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक द्रोणी है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास के भूदृश्य पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां फैली हैं, जिन्होंने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। जलापूर्ति के लिए लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर विभिन्न आकारों के हौज बनाए गए थे। विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के द्वारा राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। हिरिया नहर सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसका प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी की सिंचाई करने के लिए किया जाता था। विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की एक विशाल किलेबंदी थी, जिसे दीवारों से घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस से कालीकट आए दूत अब्दुल रज्जाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इसके द्वारा न केवल शहर को बल्कि आसपास के कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इसे गारे या जोड़ने के लिए किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था।
पत्थर के टुकड़े फन्नी जैसे थे, जिसके कारण वे आपस में एक ही स्थान पर टिके रहते थे। शहर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। इसी प्रकार पेश कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तथा दूसरी दूरी बहुत अधिक है, जिसमें खेत हैं जहां वे धान उगाते हैं, कई बाग हैं और बहुत सा जल है जो 2 झीलों से लाया जाता है। आज के पुराविदों ने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज लिए हैं। तो विजयनगर की दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को चारों ओर से बनी हुई है। तीसरी शासकीय केंद्र को घेरा गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार बने हुए थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार स्थापत्य के विशिष्ट नमूने हैं। किलेबंद बस्ती में जाने वाले प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद संभवतः तुर्की सुल्तानों की स्थापत्य कला के नमूने थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। सड़कें प्राय पहाड़ी भूभाग से हटाकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कुछ मंदिर के प्रवेश द्वारों के आगे की ओर बढ़ी हुई थी। इनके दोनों ओर बाजार थे। पुराविदों को कुछ स्थानों से परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। उनका विचार है कि संभवतः इन स्थानों पर धनी व्यापारी रहते थे। यहाँ पर मुसलमानों का एक आवश्यक मोहल्ला भी बना हुआ था। यहाँ पर स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट नमूने हैं। फिर भी उनकी स्थापत्य कला हम्पी से मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलती जुलती है। क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरे शहरी क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे, जो विविध संप्रदायों से संबंध रखते थे। सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिलता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए जल के स्रोत थे। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, जिसे राजकीय केंद्र अवश्य कहा गया है, परंतु इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। इससे पता चलता है कि मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण देना शासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजकीय केंद्र की लगभग 30 इमारतों की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी इमारतें हैं, जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं थी। इन इमारतों तथा मंदिरों के बीच एक अंतर था। मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि अन्य इमारतें नष्टप्राय वस्तुओं से बनाई गई थी। राजा का भवन नामक संरचना राजकीय क्षेत्र का सबसे विशाल है। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सभा मंडप तथा महानवमी टिब्बा कहा जाता है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इनमें इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। कमल महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इसे यह नाम 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज यात्री ने दिया था। मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से यह अनुमान लगाया गया है कि यह प्रिस्दियस धन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। राजकीय केंद्र में स्थित मंदिरों में से हजार राम मंदिर अत्यंत ही दर्शनीय है। इसका प्रयोग संभवतः केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं नष्ट हो गई थी, परंतु नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा जारी रखी। इनमें से कई भवन आज भी सुरक्षित हैं। तुंगभद्रा नदी के तट से लगे विजयनगर शहर का उत्तरी भाग पहाड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में वर्णित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था।
विरूपाक्ष राज्य के संरक्षक देवता थे तथा शिव का यह रूप माने जाते थे। संभवतः राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन वहां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। जहां तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर प्राय कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित होता था, शब्द अंकित होता था। मंदिर स्थापत्य में कई नए तत्वों का समावेश हुआ है। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं शामिल हैं। ये संरचनाएं राजकीय सत्ता का प्रतीक थी। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे। मंदिरों के अन्य विशेष लक्षण मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे। ये गलियारे मंदिर परिसर में स्थित देवताओं के चारों ओर बने हुए थे। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे थे। अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका बहुत अधिक विस्तार किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। मंदिर के सभानगरों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता था। कुछ सभानगरों में देवताओं की मूर्तियां देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए होता था। कुछ अन्य देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा प्रसिद्ध देवस्थल विठल मंदिर है। यहाँ के प्रमुख देवता विठल थे। उन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। मंदिर परिसरों में भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। विजयनगर के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों तथा अभिलेखों से प्राप्त जानकारियों को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में यह स्थान भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्विक और संग्रहालय विभाग के संरक्षण में आ गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद 1980 के दशक में के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखनों द्वारा विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के व्यापक प्रलेखन से भी एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की गई। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने जानकारी इकट्ठा की और संरक्षित करने का कार्य किया। यद्यपि लकड़ी से बनी संरचनाएं अब नष्ट हो चुकी हैं और केवल पत्थरों की संरचनाएं ही शेष बची हैं, फिर भी यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण उस समय के जनजीवन के कुछ आयामों को पुनः निर्मित करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये था विजयनगर, जिसे आज हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में यात्री जाते हैं। आप भी यहाँ जाकर विजयनगर को देख सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।